और राज्यपाल कलराज मिश्र से सीएम गहलोत मिले हैं। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से अशोक गहलोत की मुलाकात थी। राजभवन पहुंचकर ये शिष्टाचार मुलाकात बताई जा रही है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं सियासी। प्रदेश में मंत्रिमंडल पुनर्गठन से इस मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा आज केकड़ी दौरे पर हैं। मंत्री शर्मा ने विभिन्न गांवों में आयोजित प्रशासन गांव के संग शिविर का जायजा लिया। मंत्री शर्मा ने हर विभाग की टेबल पर पहुंचकर वहां जनता को दी जाने वाली राहत के बारे में जानकारी ली और आमजन से संवाद किया। इस मौके पर मंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने जनता की सालों पुरानी समस्याओं का एक छत के नीचे समाधान करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है, जो लंबे समय तक चलेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, महंगाई लगातार बेलगाम होती जा रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कई चीजों के तो 40% तक दाम बढ़ चुके हैं। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों की कमर टूट चुकी है। साथ ही डोटासरा ने वल्लभनगर और धरियावद में होने वाले उपचुनाव पर भी बात की। कहा, कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे। नगर में जो उपचुनाव है उसमें कांग्रेस प्रत्याशी काफ़ी आगे हैं। राज्य सरकार ने जिस प्रकार से 2.5 साल में काम किया है, जो कोरोना काल में बेहतर मैनेजमेंट किया है, उसके साथ साथ जो केंद्र की सरकार ने जो 3 काले कानून कृषि के ला करके लोगों को परेशान किया है, किसान वर्ग को नाराज किया है, उसमें आक्रोश है। और जो महंगाई बढ़ रही है आज, वो सबसे प्रमुख मुद्दा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बना हुआ है। आज आप देख सकते हैं कि पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, सीमेंट का, लोहे का, सिरिया का क्या भाव है और क्या हर चीज़ 25% से लेकर के 50% तक और कहीं कहीं तो 75% तक भी वृद्धि। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह उपचुनाव को लेकर एक्शन में। अरुण सिंह आज उदयपुर पहुंचे, जहां से वो धरियावद जाएंगे। 3 दिन तक अरुण सिंह उपचुनाव वाले क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जनता की नब्ज टटोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। वल्लभनगर से हिम्मत सिंह जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं लगातार संपर्क में हूँ सीपी जोशी जी से, जो यहाँ के सांसद हैं, और परिस्थिति बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और मैं तो कहूँ तो जीत का पटका तो कहो, अभी मैं हिम्मत सिंह को पहना देता हूँ और बिल्कुल ये जीतने जा रहे हैं। किसी को किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और दरियाबाग में भी अच्छी तरीके से हम जीत रहे हैं। दोनों विधानसभा जीतेंगे। कार्यकर्ता बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। अब बात बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल में बदहाली की। कोटा के जेके लोन अस्पताल की व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में। डेंगू की बढ़ती संख्या के बीच न सिर्फ बेड की कमी है, बल्कि स्टाफ की मनमानी भी मरीजों और उसके परिजनों पर भारी पड़ रही है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। जेके लोन में समस्याओं का अंबार। डेंगू के डंक पर लापरवाही भारी। समस्या है, यहाँ पर बेड की व्यवस्था नहीं है। बच्चों को गोदी में लेकर जमीन पे सुलाया है और यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ को बुलाने जाते हैं तो आते नहीं है, टाइम पे इलाज नहीं करते हैं। ये आरोप है कोटा संभाग के बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल पर। ये एक मरीज भर की शिकायत नहीं, बल्कि यहाँ आने वाले हर मरीज के यही आरोप है। संसाधनों की कमी से ज्यादा मरीजों और उनके परिजनों की शिकायत अस्पताल के स्टाफ से है। नेताओं से भी हेल्प मांगी तो कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो इस कारण मैंने आपको बुलाया है। एक तो अस्पताल में बेड की कमी है, एक बेड पर 2-3 बच्चों को रखा गया है। दूसरा, अगर बेड मिल भी जाए तो शुरू होती है स्टाफ की मनमानी। अस्पताल में भर्ती बच्चे भगवान भरोसे हैं। बार बार गुहार लगाने के बाद डॉक्टर तो दूर की बात, नर्सिंग स्टाफ तक देखने नहीं आ रहे। जो ड्रिप 4 बजे लगना चाहिए वो 5-6 तक लगती है। कल मेरे बच्चे की ड्रिप 8 बजे तक लगी। फिर रात में अगर ड्रिप लगनी होती है तो फिर वो डायरेक्ट 10 बजे लग जाएगी। तो टाइमिंग का भी तो देखना है। अब अभी तक बच्चे ने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं खाया है। अब वो ड्रिप कब लगेगी उसको भी 1-1.5 घंटा चाहिए।
हालांकि अस्पताल की बदहाली पर कॉलेज के प्राचार्य के अलग ही तर्क हैं। सफाई के भी इश्यूज़ रहते हैं क्योंकि कार्य चल रहा होता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे पेशेंट्स हैं और जहाँ पे पेशेंट अभी एडमिटेड हैं, जो भी व्यवस्था है उसको चाक चौबंद किया जा सके जिससे रोगियों को तकलीफ नहीं आए। लेकिन बाकी दोनों फेज़ और स्मार्ट सिटी का बनने के बाद में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स हो जाएगा और यहाँ पे बेड्स की संख्या, नीकू की और पीकू की संख्या और सुविधाएँ बहुत अच्छे से विकसित हो रही। हाँ, सर ने कलेक्टर साहब ने देखी हैं। तो सुना आपने, प्राचार्य महोदय स्टाफ की लापरवाही को भी संसाधनों की कमी बताकर मामले को टाल गए, लेकिन सच यही है। बदहाली की सूचना पर कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने भी अस्पताल का दौरा कर वहां के हालात सुधारने के निर्देश दिए थे, लेकिन कलेक्टर के आदेश का भी जेके लोन अस्पताल के स्टाफ पर असर पड़ता नहीं दिखता। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कोटा। जैसलमेर में दशकों पहले स्थापित 2 कॉलेज आज भी लेक्चरर की राह देख रहे हैं। जी हां, एसबीके कॉलेज और एमएल सावल बालिका महाविद्यालय के सभी संकायों में 70% लेक्चरर की कमी है, जिससे दोनों कॉलेजों में पढ़ने वाले 2000 छात्रों को अपने भविष्य का डर सता रहा है। एसबीके कॉलेज में व्याख्याताओं के 29 पद हैं, जिनमें से 19 पद खाली हैं, जबकि एमएल सावल बालिका महाविद्यालय में लेक्चरर के 22 पद हैं, यहाँ 16 पद खाली हैं। खास बात यह है कि यहाँ कार्यरत 6 व्याख्याताओं में से एक को फतेहगढ़ भेजा जा रहा है। यह हाल तब है जब जैसलमेर शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। कुल व्याख्याताओं के सहाचार्य और सहायक आचार्य मिलाकर के 29 पद है, स्वीकृत पद है, जिसके विरुद्ध अभी 10 पद भरे हुए हैं। इसमें नई स्वीकृतियाँ भी शामिल है, नए विषय खुले हैं वो भी शामिल है, और सब मिलाकर के अभी 10 पद भरे हुए हैं, 19 पद रिक्त है, जिनके लिए हमने आगे लिख रखा है और कुछ विद्या संबंधों में दीपावली के बाद तुरंत शुरू कर देंगे, ये हमें पूरी आशा है। लोकल लेवल पर यदि बात करें तो यहाँ जो पारिवारिक माहौल है उसके हिसाब से लड़कियों को बाहर भेजने पर कम ध्यान है, तो यहाँ कॉलेज होने की वजह से बालिका शिक्षा में प्रतिशत बढ़ रहा था पहले, लेकिन अब इन पिछले कुछ सालों में फैकल्टी कम होने से बालिकाओं को सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि बाहर भेजने से पेरेंट्स कतराते हैं और अब पिछले 2 सालों में तो कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। आज से पहले जो एमएलए रह चुके हैं और अभी भी जो एमएलए हैं उनको भी सूचित कर दिया जा चुका है। जैसलमेर से कई मंत्री भी रह चुके हैं, अभी भी वर्तमान में भी एमपी साहब है जो मंत्री है, बट आज तक शिक्षा को लेकर किसी ने भी, चाहे विधानसभा हो और चाहे राज्य लोकसभा हो, कहीं पे कोई भी मुद्दा नहीं उठाया गया। जैसलमेर की जो शिक्षा के अंदर पहले जो स्थिति थी वो स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। सरहदी जिला जैसलमेर आज भी शिक्षा के लिए जद्दोजहद करता नजर आता है। दशकों से यहाँ 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिनमें आज भी 70% प्राचार्यों और सहप्राचार्यों की कमी महसूस की जा रही है। जहाँ कोरोना के बाद उम्मीद थी कि शिक्षण व्यवस्था और सुदृढ़ होगी, लेकिन स्थिति यहाँ कुछ और ही है। धरातल पर ना तो प्राचार्य है और न ही सह आचार्य। कहीं ना कहीं बड़ी समस्याओं का सामना अब छात्र छात्राओं को करना पड़ रहा है। बालिका शिक्षा की बातें करने वाली सरकार अब अपने दावों की पोल खुलने के बाद क्या करेगी, ये देखने का विषय है। लेकिन धरातल पर बड़ी बड़ी बातें जो सरकार करती है, उपखंड स्तर पर कॉलेज की जो है वो स्वीकृत कर दिए गए हैं, 2 जो नए कॉलेज स्वीकृत हुए, साथ ही साथ मेडिकल कॉलेज की जो है वो भी बात कही जा रही है। लेकिन दशकों से खोले जा चुके 2 सरकारी कॉलेज जो आज भी शिक्षा के लिए, छात्रों के लिए जद्दोजहद कर रहा है, ना वहाँ प्राचार्य है ना ही सह प्राचार्य, और स्थानांतरण खुलने पर यहाँ से कई प्राचार्यों का तबादला भी कर दिया गया है, जिसको लेकर अब छात्र परेशान नजर आ रहे हैं। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18। 5 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। ट्रक से यह तस्करी की जा रही थी। इलेक्ट्रॉनिक सामान में यह गांजा छिपाया गया था। सेवर थाना इलाके के तहत यह कार्रवाई की गई है। तो एक साथ 5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। भरतपुर में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई हुई। इलेक्ट्रॉनिक सामान में यह गांजा छिपाया गया था। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ट्रक में ये इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर जाया जा रहा था और जैसे ही नारकोटिक्स को ये सूचना मिली,
ट्रक को रुकवाया गया, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को उतारा गया और जब इलेक्ट्रॉनिक सामान की जांच की गई तो सभी सामानों के अंदर जब गांजे को निकाला गया तो तौल में या वजन में 5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। अजमेर में एबीवीपी का हल्ला बोल, राजकीय कॉलेज में उग्र प्रदर्शन किया गया। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में बल प्रयोग हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने अजमेर में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एबीवीपी का यह प्रदर्शन था। पुलिस ने हल्का बल यहां पर प्रयोग किया। लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई। हमारी अर्ज सुनो गहलोत सरकार, पैरा टीचर्स के अनोखे अंदाज में ये गुहार लगाई। मांगणियार गायकों का सुरीला अंदाज, राजस्थानी अंदाज में सुनाई खुद की व्यथा, नाच गाकर लगाई परमानेंट करने की गुहार। दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत को आज भारतीय फिल्म जगत के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से कई सितारों को सम्मानित किया, जिसमें दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म, अभिनेत्री कंगना रनौत को 2 फिल्मों मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, फिल्म केसरी के सुपरहिट सॉन्ग तेरी मिट्टी के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड गायक बी प्राक और अभिनेता मनोज वाजपेयी और दक्षिण के सुपरस्टार धनुष को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। इन नेशनल अवार्ड की घोषणा इसी साल 22 मार्च को की गई थी। पानी, सफाई और वॉश का कॉन्सेप्ट हर किसी की जिंदगी में बेहद जरूरी है, या कहें कि सभी का अधिकार है। घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, साफ और आसानी से मिलने वाला पानी बिना किसी भेदभाव के सभी का अधिकार है। लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी जरूरतों को पूरा कर पाने में हम नाकाम हुए हैं। लाखों विकलांग नागरिकों को आज भी पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट अरमान अली नीतियों में बदलाव के स्तर पर काम कर रहे हैं। I'm Arman Ali. I'm the Executive Director of NCP-EDP. We are a not-for-profit organization working for inclusion and rights of people with disabilities. Persons with disabilities continue to remain afterthought for anything that you look at, which is critical. You know, if you look at the disaster, which we are in middle of a disaster right now, and mostly it is because people with disabilities are left out because of inaccessibility of WASH. One, there is such acute lack of awareness about needs of disabled people in general, and the focus, because of a welfare-ish mindset, the focus always remains on charity and welfare rather than inclusion. First one would be to create awareness about right of persons with disabilities to WASH, accessible WASH. Create accessible training module to include all people with disabilities, to prioritize girls with disabilities into this, and anything that which is done around WASH should be inclusive, not try to bring out a different training module for people with disability, but all training should include disability inclusive material. It should be talked about. No messaging should go without including disabled people into it. No matter what you do, and for WASH, imagine a person with disability coming there, if it's in a community, any system that you have for water supply or for drinking water, you must make it accessible for people with disability, have a system where disabled people are not left behind. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।